हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का जो CSA 4 डे फ्रेंचाइज सीरीज़ का मैच है, जो कि होने जा रहा है नाइट्स और डॉल्फिन्स के बीच में। उसके बारे में स्क्वाड के लिए थोड़ा वेट कर रहा था मैं, तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अगर कोई चेंजेस वगैरह हो प्लेइंग 11 पर या फिर स्क्वाड में, तो उसके बारे में अपडेटेड रहना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट किया। लेकिन आई होप और कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है। अगर कुछ होता है तो उसके बारे में हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। वो उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन जो है कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है मंगाऊ ओवल ब्रॉमफॉन्टेन में। अब इस ग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मैं आगे आपको सब कुछ समझाता हूँ, देखते रहिए बस। पिछले सीजन की बात करें, नाइट्स ने चौथे स्थान पर ख़त्म किया था, डॉल्फिन्स ने ख़त्म किया था 5वें स्थान पर। दोनों टीमें दोनों डिफरेंट पोल की टीम है। नाइट्स के पास बैटिंग में स्पेशली दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं ना, जो भतेरा रन्स बनाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे रन्स बनाते हैं ना, जो नॉर्मल जो टीमें जीतती भी होंगी चैम्पियनशिप्स, उनके पास भी इतनी एबिलिटी नहीं होगी। लेकिन बॉलिंग इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। इनके जो पेसर्स हैं वो भी कुछ खास नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट पे एक ही बॉलर है, अगर कहीं पे मौका मिले तो मिले, नहीं तो बस। और इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ये जीत नहीं पाते हैं। लेकिन बैटिंग में इनके पास बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। डॉल्फिन्स की बात करें तो बैटिंग में इनके पास नंबर थोड़े से कम हैं, लेकिन बॉलिंग में स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप हमारे साथ मतलब पिछले 2 साल से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है डॉल्फिन स्पिन डिपेंडेंट टीम है, क्योंकि उनका घर जो है, उनका होम ग्राउंड जो है वो डरबन में है, जो कि एक स्पिन हेल्पिंग कंडीशन में होता है। तो इसीलिए इनके पास स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि हर बार तो मैचेस डरबन में होते नहीं हैं, तो हर जगह पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता नहीं है। और जो पेसर्स जो है इनके पास, स्पेशली 4 डे मैचेस की तुलना में, वो तो बिल्कुल भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। हो सकता है विकेट निकालें, लेकिन जब तक निकालेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, जब मैचेस डरबन में होती है तब चीज़ें अलग होती हैं इनके लिए, तब स्पिनर्स बहुत ही डोमिनेट वगैरह करते हैं। लेकिन उसके बाहर स्पिनर्स को हर जगह पर हेल्प नहीं मिलता है, और इनके लिए भी बॉलिंग से कुछ खास होता नहीं है। बैटिंग में भी इनके पास नंबर्स थोड़े से कम हैं, ठीक है। 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं इनके पास भी जो अच्छा करते हैं, आप कह सकते हैं। बाकी बीच बीच में कोई एक आध परफॉर्मर आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में इनके पास भी नंबर थोड़े से कम है। पिछले सीजन के जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो नाइट्स के पास थे, और पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं वो डॉल्फिन्स के पास थे। लेकिन दोनों ही टीमें आप देख सकते हैं कहाँ पे प्लेस कर रही है, चौथे और 5वें स्थान पर। तो इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर और हाईएस्ट रन स्कोरर रहने के बावजूद भी इन दोनों ही टीमों में बैलेंस की काफ़ी कमी रही है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें, पिछले 3 सीजन में टोटल 8 मैचेस मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे जीती नहीं है अभी तक नाइट्स लेकिन हारी भी सिर्फ 2 ही है। 6 मैचेस यहाँ पर टाई हुए हैं, मतलब लगभग 80% मैचेस जो है यहाँ पर टाई हुए हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या होता है इस ग्राउंड पर, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। वेदर की बात करें, आज तो मुझे बारिश नहीं दिख रहे हैं, कल लेकिन पूरा बारिश के चांसेस हैं। हो सकता है कल का मैच ना हो, और उसके बाद अगले 2 दिन फिर से क्लियर है, तो कल का मैच हो सकता है आपको एक नुकसान देखने को मिल जाए खेल का। लेकिन प्लेयर्स की कुछ बात करें पिछले सीजन में, तो यहाँ पर ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको दिख जाएंगे। रेनार्ड वैन पिछले सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया औसत, लगभग 850 के करीब रन। इसके बाद पेट्रुस वैन विलियन, इनका भी देखिए आप 650 के करीब रन है, 63 का औसत। क्लाइंटफेल्ड पिछले सीजन में टाइटंस के होकर खेलते थे, जो उनके हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे उस सीजन में। और मकवेतू, गाउज, ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं। डॉल्फिन्स के होकर बहुत बड़े बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन साडेल एरवी कुछ हद तक आप सही कह सकते हैं, थोड़े से हिट और मिस टाइप है, लेकिन चलिए ठीक ठाक है। उसके बाद एकरमैन और रॉयलप्सन जैसे प्लेयर्स के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप औसत नोटिस कर सकते हैं नाइट्स के प्लेयर्स का और डॉल्फिन्स के प्लेयर्स का, तो आप यहीं से समझ आ सकता है आपको कि बैटिंग किसकी सही है। बॉलिंग में नाइट्स की तरफ से कोई भी खास बताने के लिए नहीं है। जेराल्ड शायद नाम है इनका, या जो भी नाम है। कोएत्सी, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खेल चुके हैं पिछले साल, ये इनके मतलब बताने लायक विकेट टेकर्स में से है। इसके सिवाय कॉर्न ड्राई, सॉन वॉनबर्ग जैसे प्लेयर्स ने विकेट तो निकाले हैं, लेकिन इनका मतलब उस तरह से कुछ नहीं, मतलब पर इनिंग्स 2 विकेट के औसत से भी विकेट इन्होंने नहीं निकाला है, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं है। डॉल्फिन्स के होकर हाईएस्ट विकेट टेकर और टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे प्रणय सुब्रायन, 38 विकेट्स था इनके नाम। और उसके बाद मथुस सामी। तो आप नोटिस कर सकते हैं बॉलिंग में काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स हैं डॉल्फिन्स के होकर। हाईएस्ट विकेट टेकर को भी उनकी टीम में ही आप देख सकते हैं, लेकिन उस तरह से बैलेंस की कमी की वजह से ये भी उस तरह से खास कुछ कर नहीं पाते थे। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। अच्छा, पिछले से 2 सीजन में जो 5 मैचेस हुए हैं, नाइट्स ने 1 मैच जीता है जो रिजल्ट आया है। बाकी यहाँ पर भी सारे के सारे मैचेस टाई ही हुए हैं, तो मतलब ग्राउंड में भी और हेड टू हेड में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस टाई ही देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं,
तो ये है आखिरी मैच जो कि हुआ था डरबन में। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। डॉल्फिन्स ने यहाँ पर बनाया था 335, जहाँ पर एरवी मुत्तुसामी, अच्छा मुत्तुसामी को थोड़ा सा नोटिस करिएगा, इनके बारे में कुछ चीज़ें बतानी है मेरे को। बॉलिंग की बातें छोड़ दीजिए क्योंकि इनमें से कोई भी बॉलर अभी अवेलेबल नहीं है। नाइट्स की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी यहाँ पर, फॉलो ऑन लेकिन जैसे हो गया तो उसके बाद थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी हुई, जहाँ पर ये कुछ परफॉर्मर्स थे, लेकिन डॉल्फिन्स को थोड़ा कम टारगेट जो मिला था वो क्रॉस नहीं कर पाए और मैच हो गया ड्रॉ। ज़्यादा बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये है आखिरी मैच, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरे थे। तो क्या हुआ था नोटिस करिए। डॉल्फिन्स ने पहले बल्लेबाजी करके बनाया था 370, जहाँ पर एकरमैन और खाया जोंडो जो कि अभी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, इन दोनों ने रन बनाया था। यहाँ से बॉलिंग में जो भी प्लेयर्स ने विकेट निकाले थे, इनमें से बुदाजा, वॉनबर्ग अवेलेबल हैं, एक एक विकेट उनके खाते में था। नोटिस करिए नाइट्स की बैटिंग, 519 रन उन्होंने बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। रन्स बनाने वाले प्लेयर्स में से वैन बिजलॉन 200 रन, 218 रन, और वैन टॉन्डर 165 रन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रन क्या बनाए थे इन्होंने। बॉलर्स में से सुब्रायन के 5 विकेट थे। डॉल्फिन्स ने दूसरे इनिंग में बनाए थे 219। चौथे दिन में आकर भी टीम ऑल आउट नहीं हो रही है। फिर से यहाँ पर भी जोंडो का कुछ रन था, साथ में कोटी चट्टी जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये मैच ड्रॉ हुआ था। ठीक है, रन्स आप देखिए पहले 2 दिन में कैसे बने, लगभग 899 रन यहाँ पे बन गए थे, लगभग 900 के करीब रन बना था, और 20 के 20 विकेट भी नहीं गिरे थे। चौथे दिन में भी 219 फॉर 6। अच्छा, अगला मैच ये यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्कोर देखने को मिल जाएगा। डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर भी काफ़ी डिसेंट हुई थी। नाइट्स ने भी यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया, तीन इनिंग्स लगातार यहाँ पर डिक्लेयर आए, और आखिरी इनिंग्स में जब टारगेट आया तो कुछ बचाने के लिए था नहीं। तो आप देख सकते हैं कि विकेट्स तो गिर नहीं रहे हैं। स्पेशली आप कहेंगे कि नाइट्स की तरफ से विकेट्स वो नहीं दे रहे हैं, डिस्पाइट डॉल्फिन्स की बॉलिंग जो है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैच ये जो डरबन में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पिन डिपार्टमेंट इनका अच्छा होता है और डरबन में स्पिन का हेल्प काफ़ी होता है, तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने काफ़ी दिक्कत में डाल दिया था नाइट्स को, जहाँ पर सुब्रायन, और दूसरे इनिंग्स में भी आपको सुब्रायन के परफॉर्मेंसेस दिख जाएंगे। तो सुब्रायन जो है स्पिनर है और स्पिन हेल्पिंग कंडीशन में इन्होंने आग उगला था, लेकिन जैसे ही, और यहाँ पर वॉनबर्ग भी थे वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये डरबन था, लेकिन जैसे ही डरबन के बाहर मैचेस गए डॉल्फिन्स की बॉलिंग फुस हो गई। ठीक है, विकेट्स तो निकल रहे हैं, आप नोटिस करेंगे सुब्रायन ने यहाँ पर भी 5 विकेट निकाले थे, लेकिन कब, जब 125 रन उन्होंने दे दिया और 519 रन टीम ने बना लिया तब तक कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, जहाँ पर ये जो पेसर है ईथन बॉस की जज्जियन, ये अवेलेबल नहीं है। ईथन बॉस के कुछ रिकॉर्ड्स वैसे सही रहे हैं इस फिक्चर में, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया डॉल्फिन्स के पेसर्स के बारे में आप ज़्यादा कुछ ना ही बताएं तो बेहतर। उसके बाद एक और मैच यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये मैच हालांकि नाइट्स ने जीता था। डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर थोड़ी सी हल्की रही थी, मुत्तुसामी के साथ एरवी। अच्छा, जो मैचेस में डिक्टेट नहीं करवा रहा, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या मैचेस हुए हैं, कौन कौन प्लेयर्स ने रन बनाए हैं, कैसे कैसे स्कोर्स बने हैं, यही कुछ चीज़ें हैं। नाइट्स की बैटिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक रही थी, जहाँ पर वैन विजलन के साथ मुत्तुसामी के पास गए। मुत्तुसामी जो है ना, 2 सीज़न पहले तक टीम के सेकंड बेस्ट स्पिनर हुआ करते थे, और अगर महाराज नहीं खेलेंगे, केशव महाराज आपको पता ही होगा, अगर वो नहीं खेलते हैं तो वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर हुआ करते थे। लेकिन सुब्रायन के आने के बाद वो उनका नंबर थोड़ा पीछे आ जाता है, उनके ओवर्स थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि उनको एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खिलाया जाता है, बॉलिंग भी प्रॉपरली करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर पे आ जाती है उनकी। ऐसा नहीं तो पहले वो एक प्रॉपरली स्पिन ऑलराउंडर की तरह खेलते थे, जो कि उनका रोल थोड़ा अभी बदल चुका है। डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी खास नहीं रही थी। ये मैच किम्बरली में हुआ था, जहाँ पे रिजल्ट आया था एकमात्र जो इस फिक्चर में, और नाइट्स ने यहाँ पर चेस कर लिया था। मुत्तुसामी के यहाँ पर परफॉर्मेंस थे, और ये आखिरी मैच जो कि ब्लॉमफॉन्टेन में हुआ था। फिर से आप नोटिस करिए नाइट्स की बैटिंग है, फिर से यहाँ पर वैन विजलन और ऊपर कोई खेल रहे थे जिन्होंने विशाल स्कोर खड़ा किया था। विकेट्स तो यहाँ पर भी स्पिनर ने ही निकाले थे, लेकिन कब, जब 128 रन एक ने दे दिया, 82 रन, 478 रन ओपोनेंट ने बना दिया तब। ठीक है, डॉल्फिन्स की तरफ से 237 बने। मुत्तुसामी के परफॉर्मेंस आपको दोनों ही इनिंग्स में विद द बॉल विद द बैट दोनों तरफ से दिख जाएंगे, और एरवी के यहाँ पर शतक, और ये मैच भी एज यूजुअल ड्रॉ हुआ था। तो जो चीज़ है, डॉल्फिन्स एज ए बॉलिंग यूनिट अच्छी है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बताएं उनका स्पिन बॉलिंग अच्छा है, लेकिन हर कंडीशन पे तो स्पिनर्स को हेल्प मिलता नहीं, तो वो तो नाइट्स को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपने देखा जहाँ पे डरबन में मैच हुआ था वहाँ पर चीज़ें अलग हुई थी, लेकिन अभी डरबन में मैच नहीं है तो छोड़ देते हैं। अच्छा, नाइट्स एज ए बैटिंग यूनिट बहुत ही स्ट्रांग रही है,
ठीक है, मैं आगे आपको इनके परफॉर्मर्स समराइज करके भी दिखा दूंगा। 400-500 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। डॉल्फिन्स ने इतने बड़े स्कोर तो नहीं बनाए हैं, लेकिन एक कॉन्सिस्टेंट स्कोरिंग इनकी तरफ से आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी अगर पेस बॉलिंग की बात करें तो जितनी कम बातें करें उतनी ही बेहतर। देखिए विकेट्स निकल रहे हैं, हो सकता है कि कोई बॉलर एट द एंड ऑफ द इनिंग्स 4-5 विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फिक्सचर ओवरऑल तो आपको बैट्समैनों का ही फिक्सचर देखने को मिल रहा है। बॉलर्स ने विकेट नहीं निकाले हैं ऐसी बात नहीं है, आपको बॉलर तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट तो नहीं है कि आपको रन्स कंसीड करने के लिए नेगेटिव कुछ मिलेगा। तो रन्स चाहे वो 200 कंसीड करे, 250 कंसीड करे, लेकिन विकेट्स निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप मैच पे उसका इफेक्ट देखेंगे तो क्योंकि रन्स काफ़ी तब तक बन जा रहे हैं, तो वो क्या विकेट्स निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं उसका कोई इफेक्ट ज़्यादा आ नहीं रहा है ना। हेड टू हेड में बात करें तो नाइट्स के होकर रेनार्ड वैन टॉन्डर 65 का औसत आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 5 में से 3 इनिंग्स में इन्होंने 50+ स्कोर बनाया हुआ है। शतक हालांकि एक ही है। उसके बाद वैन विजडॉन, इनका भी लगभग 49 का औसत है, 8 इनिंग्स में 399। फरहान बेहरदियन ये पहले खेलते थे टाइटंस के होकर, इस सीजन में टाइटंस की टीम के जुड़े हैं, इनका भी ठीक ठाक ही है, अब खास कुछ नहीं। डॉल्फिन्स के होकर सेन्योरन मुत्तुसामी एक बहुत बड़े अलग हट के पिक हो सकते हैं आपके लिए। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया है कि इनका रोल थोड़ा बदल चुका है। नीचे बैटिंग करने आते हैं, पिछले मैच में शायद बैटिंग भी नहीं मिली थी इनको, और बॉलिंग सुब्रायन और महाराज के बाद इनको स्पिनर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये है। बाकी रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी अच्छे हैं, आपने देखा होगा ब्रोमफर्टिन में जो मैचेस भी हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। तो ये एक चीज़ है जो कि मुत्तुसामी के सपोर्ट में बात करता है। बाकी क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी ही है, अभी इनको किस तरह से यूज़ किया जाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मार्कस एक्करमैन ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं हैं, उनके नाम है, और सारे एरवी 8 में से 4 इनिंग्स में इन्होंने बड़े स्कोर खड़ा किए हैं, और जहाँ पे नहीं चले हैं वहाँ पर पूरी शांत। बॉलिंग में कोई बताने के लिए नहीं है, नाइट्स की तरफ से इनके वैसे भी नाम जो है चेंज होते रहते हैं। डॉल्फिन्स के अगर सुब्रायन और मुत्तुसामी का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, लेकिन आपको ऑलरेडी दिख ही चुका है। और यहाँ से बेस्ट जो है ये भी आप देख के समझ सकते हैं, 5 for 147, मतलब कितना रन कंसीड करने के बाद विकेट जाके मिले हैं, या समझ सकते हैं। तो ये है हेड टू हेड की कहानी। ओवरऑल बैट्समैनों का डोमिनेशन रहा है, कुछ बैट्समैनों के नाम मैंने आपको दिखाए हैं। बॉलरों में से कुछ प्लेयर्स तो हैं जिन्होंने बंचेस में विकेट निकाले हुए हैं। बाकी पेसर्स मुझे दोनों ही टीमों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, फिर भी मैं कुछ बॉलर्स के बारे में आगे आपको बता दूंगा, अगर आप लेना चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, बॉलर्स के बारे में मैं यही कहूँगा सिलेक्शन परसेंटेज देख के जाइए, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और स्मॉल लीग में रिस्क लेने लायक कोई प्लेयर तो मुझे, बॉलर मैं कह रहा हूँ बार बार, तो मुझे अभी तक नहीं दिखा है। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं, और इस ग्राउंड पे क्यों मैचेस के रिजल्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं आते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये है आखिरी मैच जो कि हुआ था टाइटंस के अगेंस्ट में, नाइट्स ने खेला था। यहाँ पर नोटिस करिए 541, 7 विकेट के नुकसान पर रन बनाने वाले प्लेयर कौन थे? वैन टॉन्डर, विजडॉन, साथ में नीचे से कोडसी जो बॉलर है, और वनडिले मकवेतू जो इनके कीपर हैं, इन्होंने रन बनाए थे। पेसर की डोमिनेशन, टाइटंस ने पहले इनिंग्स में तो रन नहीं बनाया था, शायद इनको दूसरे दिन के आखिर में या तीसरे दिन में बैटिंग मिली होगी, तो रन वो ज़्यादा नहीं बना पाए थे। विकेट सभी को बराबर के मिले थे, और चौथे दिन में आते आते भी जब उनको फॉलो ऑन दे दिया गया था, यहाँ पर भी 367 बना। मतलब डे 1 से डे 4 तक रन तो बन रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि डे 1 में ही रन बनेंगे उसके बाद रन नहीं बनेंगे, रन तो भाई साहब बन रहे हैं। यहाँ पे फॉलो ऑन दे दिया था, उसके बाद भी रन बनाया। बॉलर्स में से वॉनबर्ग ने चौथे दिन में आते आते विकेट निकाला, 4 विकेट, और पहले इनिंग्स में भी इनके हाथ में 2 विकेट वैसे थे। उसके बाद अगला मैच जो कि हेड टू हेड हमने देखा, यहाँ पर भी नाइट्स की बैटिंग कमाल की रही थी। ठीक है, फिर से वैन टॉन्डर और वैन विजडन के नाम से आपको दिख जाएंगे, साथ में मुकोवेना का कुछ रन्स थे। बॉलरों में से कोडसी और यही कुछ नाम है, खास कुछ नहीं बताना लायक। अगला मैच यहाँ पर भी पहले दिन में 357। अच्छा, यहाँ पे वैसे रिजल्ट्स लाने की ये नहीं ना, आपको मिनिमम 400 के ऊपर तो रन बनाना ही पड़ता है। ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं कितने रन बनना है, 300 350 यहाँ पे तो मतलब आराम से बन जाते हैं, और चौथे दिन में भी बन जाते हैं। तो ऐसे स्कोर्स बना के आप उम्मीद नहीं रख सकते कि आप यहाँ पे मैच जीत सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं सिर्फ इस डोमेस्टिक मैचेस की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मैंने कुछ मैचेस देखे हैं, ज़्यादा मैचेस मतलब डिसेंट ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, फिर भी आखिरी 4-5 साल में शायद 2-3 मैचेस जो मुझे मिले हैं, ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका ने ही खेले हैं वो मैचेस, तो वहाँ पर भी यही चीज़ हुआ है। ठीक है,
साउथ अफ्रीका के साथ बांग्लादेश का शायद 2 मैच हुआ था। दोनों ही बार साउथ अफ्रीका ने पहले मतलब एक ही इनिंग्स बैटिंग करी और 450-500 के ऊपर रन बनाए। उसके बाद बांग्लादेश ने 2 बार बैटिंग किया और उनके पास तो ऑफकोर्स क्वालिटी नहीं थी उस समय, तो वो हार गए। और उस मैचेस में भी मुझे ये चीज़ देखने को मिला है कि साउथ अफ्रीका की एक इनिंग्स में 3 से 4 बैट्समैन ने तो आराम से शतक लगा दिया है। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर 357 बना था। लायंस ने बैटिंग करके देखिए दूसरे इनिंग मतलब दूसरे तीसरे दिन तक बैटिंग करके उन्होंने बना दिया था 490। नाइट्स की बैटिंग यहाँ पर भी उतनी खास नहीं रही थी। जो प्लेयर्स आपको यहाँ पर फिर भी दिख जाएंगे, रेनार्ड वैन टॉन्डर फिर से यहाँ पर नाम है उनका। उसके बाद कीगन पीटरसन। अभी कीगन पीटरसन क्या है कि वो नाइट्स के टीम में अभी नहीं है, इनके बारे में भी मैं थोड़ा स्पॉटलाइट आपको करवाऊंगा। फिलहाल देखते रहिए। स्पिनर्स के 7 विकेट, अच्छा स्पिनर्स के 7 विकेट हैं, इसका मतलब ये नहीं स्पिनर्स को कोई हेल्प मिल रहा है, मतलब खराब शॉट सिलेक्शन या फिर जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए हैं। बाकी हेल्प किसी भी बॉलर के लिए नहीं है, चाहे आप डे 1 की बात करें, डे 4 में फिर भी पिच स्लो होता है, वो दुनिया के किसी भी ग्राउंड पे होता है, तो हो सकता है स्पिनर्स थोड़े बाद मैच पे वापस आ भी जाए। बाकी इससे ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखे तो बेहतर। और लायंस ने यहाँ पर मैच चेंज कर लिया था, जहाँ पर स्नीमन के 4 विकेट थे। चौथे दिन में आते आते स्पिनर्स का थोड़ा बहुत काम हुआ है, बस यही, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अगला मैच फिर से आपको देखिएगा, नाइट्स ने यहाँ पर रन थोड़ा सा कम बनाया था पहले इनिंग्स पर। कीगन पीटरसन का विशाल शतक था। कोबरा दूसरे ने बैटिंग करी 470। नाइट्स ने देखिए तीसरे चौथे दिन में शायद इनकी बैटिंग आई, यहाँ पर भी 360 बन गए फिर से। कीगन पीटरसन, वैन विजलन, वैन टॉन्डर, तो नाम काफ़ी सेम आ रहा है। वैन विजलन, वैन टॉन्डर तो हमने ऊपर देख ही लिया, यहाँ पर कीगन पीटरसन का भी कुछ चीज़ें आ रहा है, इसको नोटिस करते रहना बस। मैच ड्रॉ हो गया, कुछ नहीं है बताने लगा। और आखिरी मैच अच्छा आखिरी मैच ये जो हुआ था, 303 बनाए थे टाइटंस ने और 231, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर था, आप समझ ही सकते हैं। अब तक तो कीगन पीटरसन के यहाँ पर भी रन थे। टाइटंस की बैटिंग भी उतनी खास कुछ रही नहीं थी, 242 ही बनाया था और आखिर में आते आते यहाँ पर रन्स वो चेस नहीं कर पाए थे। तो ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, मतलब इस ग्राउंड के तुलना में, तो नहीं तो यहाँ पर तो इतने कम स्कोर जनरली बनते नहीं हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो चीज़ आप देख रहे हैं उसी के बेसिस पर ही आपको सोचना पड़ेगा, यही नॉर्मल चीज़ है। अभी इसके बाहर क्या क्या चीज़ें हो सकता है वो तो हमें पता नहीं। जैसे कि ये एक मैच हो गया जहाँ पर काफ़ी लो स्कोर बने थे, 249, 242, ठीक है। और इस सीज़न में ऑलरेडी एक मैच नाइट्स की टीम खेल चुकी है, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वही चीज़ जो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स देख रहे हैं। 430 रन बनाया जैकस स्नीमन। अभी इनके कोई रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन पिछले सीज़न से जो मोमेंटम वनडे कप खेल रहे हैं हमारे साथ, उनको पता होगा ये कौन है। अब अगर आपको नहीं पता है तो आगे सुनते रहिए। उसके बाद क्लाइनफेल्ड जो इसी सीज़न में जुड़े हैं, रेनार्ड वैन टॉन्डर, विजलन तो है ही, साथ में बिहार डीएन के यहाँ पर आपको रन्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वॉरियर्स की बैटिंग आई 158 पर वो निपट गए। अभी इनकी बैटिंग खराब है या नाइट्स की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 158 रन तो कहीं भी मतलब नहीं फिट होते हैं इस ग्राउंड पे, जहाँ पर स्नीमन के विकेट्स भी थे, साथ में वॉनबर्ग। नाइट्स ने बनाया 93 फॉर 8, यहाँ पर दिक्कत में डाल दिया था वॉरियर्स के बॉलरों ने दूसरे इनिंग्स में इनको। स्नीमन 33 रन यहाँ पर भी थे, पेसर्स के 5 विकेट, और वॉरियर्स कभी भी ये रन चेज होना नहीं था, 366 रन थे और 186 पर निपट गए वो। बुदाजा के साथ प्रिटोरियस इनके कुछ विकेट से। तो नोटिस करो कि यहाँ पे पहले दूसरे इनिंग्स में स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है, चौथे इनिंग्स में पेसर्स को विकेट मिल रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पिच जैसे जैसे यूज़ हो रहा है उतना फास्ट होता जा रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं है, क्योंकि बुदाजा, प्रिटोरियस ये सारे पेसर्स ही हैं और यहाँ पर स्नीमन, वॉनबर्ग ये स्पिनर्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी विकेट्स जिनको मिलना है वो उनको मिलेगा, वैसा कोई हेल्प वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो जो चीज़ हमने नोटिस करी कि रन्स बनने का मामला वो यहाँ पे कंटिन्यूड है ना। 430 यहाँ पर भी बने थे, अगर डिक्लेयर ना आते तो शायद 500 के आसपास ही बन जाते। विशाल स्कोर यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो ग्राउंड से आपको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि क्या आपको अपना टीम का स्ट्रक्चर बनाना है। ऊपर हेड में भी अभी आपने यही चीज़ देखा होगा, है ना, कि रन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। 300, 250 ये सब रन आप कहीं ढूंढ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। आप अगर ऐसे रन बना के कुछ सोच रहे हो तो कोई चांस नहीं है यहाँ पर 90% मैचेस में। अभी देखिए कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है कि टीमें पहले बैटिंग करके 100 रन पे ऑल आउट हो जाए और उसके बाद मैच वो जीत जाए, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो चीज़ आपके पास मैक्सिमम है आपको उसी बेसिस पे सोचना पड़ेगा। तो यही बात है, रन्स यहाँ पे काफ़ी बनते हैं। बॉलरों में से देखिए जो बॉलर विकेट टेकर है उनको विकेट मिलेगा, जिसको विकेट मिल रहा है, बाकी हेल्प किसी के लिए नहीं है, ठीक है। पेसर स्पिनर कुछ भी नहीं है, पेसर्स लोग ज़्यादा लेके आते हैं तो पेसर्स को कुछ ज़्यादा विकेट मिले होंगे, बाकी हेल्प किसी के लिए नहीं है। जो विकेट टेकर बॉलर है उन्हीं को आपको लेकर चलना पड़ेगा।
ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करते हैं अभी ऊपर हेड टू हेड में तो आई होप आपने नोटिस कर ही लिया होगा। अभी ग्राउंड में आते हैं तो रेनार्ड वेंटोंडर, पेट्रूस वैन बिजलॉन यहाँ पर भी हैं। रेनार्ड वेंटोंडर ग्राउंड में और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, इवन आखिरी मैच इन्होंने बनाया हुआ है, हमने देखा है। अभी क्या है कि रेनार्ड वेंटोंडर पिछले सीजन तक करते थे ओपनिंग, इस सीजन में उनको वन डाउन भेजा गया है। अभी पता नहीं कि इससे उनका परफॉर्मेंस से कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए तो ऑफकोर्स आपके टीम में होने ही चाहिए। आप देख ही सकते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या है, 83 का औसत है। पेट्रूस वैन बिजडॉन भी 66 और दोनों के ही खाते में डबल सेंचुरीज हैं। कीगन पीटरसन का भी 80 का औसत है और 10 इनिंग्स इन्होंने भी खेले हैं। और दोनों मतलब तीनों जो बैट्समैन अभी तक आपने नाम देखे इनमें से सबसे ज़्यादा रन इनका है, 723 रन, 80 का औसत। अभी कीगन पीटरसन खेलते हैं डॉल्फिन्स के टीम में, ठीक है। मतलब ये पहली बार होने जा रहा है जब वो नाइट्स के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं। कीगन पीटरसन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके साथ, 2 सीज़न पहले तक ये नाइट्स के टीम के बैटिंग में मेन प्लेयर थे। इनके ऊपर डिपेंड करके नाइट्स की बैटिंग जो है प्लान होती थी, ठीक है। तो इनको मतलब हर तरह के क्रिकेट फॉर्मेट में, मतलब 4 डे हो जाए या वनडे हो जाए, हर तरह के फॉर्मेट में इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी होती थी। पिछले सीजन में हालांकि ये चीज़ नहीं हुआ था। कीगन पीटरसन के रोल में भी चेंजेस आए थे, पहले कुछ मैचेस उन्होंने मिस भी किए थे इंजरी के चलते, और उसके बाद से उनका फॉर्म का भी थोड़ा इशू था। नाइट्स ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, उतना खास तो नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। लेकिन कीगन पीटरसन का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हो सकता है उसी रीज़न की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, मुझे पता नहीं, कि इस सीज़न में उनको टीम से निकाल दिया गया है और वो डॉल्फिन्स की टीम में जुड़ चुके हैं। लेकिन इस सीज़न के पहले मैच में भी उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस करी हुई है। तो फॉर्म पे तो बंदा है, ये हमें समझ में आ ही रहा है, और रिकॉर्ड्स इनके धमाकेदार हैं इस ग्राउंड पे। ऑफकोर्स नाइट्स के होकर पहले खेलते थे इस ग्राउंड पे, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा, और नाइट्स की टीम के बारे में भी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, इनके बॉलर्स वगैरह के बारे में। और रिकॉर्ड्स तो इनके आपके यहाँ पर दिख ही रहे हैं। बाकी जो 2 नाम आपके सामने बार बार आ रहे हैं, रेनार्ड वेंटोंडर, पेट्रूस वैन बिजलॉन, अगर आप रिकॉर्ड्स पर विश्वास करते हैं, अगर आप ट्रेंड की हिसाब से जाना चाहते हैं, तो ये 3 नाम तो आप गलती से भी गलती करके मिस मत कर लेना। उसके बाद ग्रैंड मोकोएना का नाम भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बॉलिंग में एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड कोई नहीं है। लास्ट जो मैचेस हुए थे नाइट्स का, जो आखिरी मैच हुआ था वो ये था जो इस ग्राउंड पे हुआ था, जो मैच नाइट्स ने बड़े ही आराम से जीत लिया था। लगभग 179 रन से उन्होंने जीता था वॉरियर्स के अगेंस्ट में। डॉल्फिन्स का जो लास्ट मैच हुआ था वो हुआ था लायंस के अगेंस्ट में। बॉलिंग में ओटनील बार्टमन, ये भी पहले नाइट्स के होकर ही खेलते थे, तो इनका भी आज मतलब घर पे वापसी होने जा रहा है अपने फॉर्मर टीम के अगेंस्ट में, जिन्होंने यहाँ पर 4 विकेट्स निकाले थे। डॉल्फिन्स की बैटिंग भी धमाकेदार हुई थी यहाँ पर, 458, सारे एलवी डबल सेंचुरी मिस कर गए थे बस, नहीं तो 1 रन से दूर थे। कीगन पीटरसन, मार्कस एक्करमैन सभी ने यहाँ पर रन बनाए थे। लायंस दूसरे इनिंग में भी 210 बनाया था उन्होंने, और ये हुआ था डरबन में। और जैसे ही डरबन की बातें मैं करूंगा, आपको ऑलरेडी समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है, और जो होने वाला था वही हुआ। महाराज और सुब्रायन ने मिलकर यहाँ पर झंझोर के रख दिया और डॉल्फिन्स बड़े ही आराम से जीत गई। अच्छा, एक प्लेयर यहाँ पर थे जो दोनों ही इनिंग्स में खास कुछ कर नहीं पाए थे, वो है ग्रैंड रॉल्फसन, ठीक है। ग्रैंड रॉल्फसन के बारे में भी आपको पता होगा, अगर आप पिछले सीजन के मोमेंटम वर्ल्ड कप में खेले थे, हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो डॉल्फिन्स के होकर, और कमाल के फॉर्म पे चले थे। इस सीज़न में हालांकि पहले मैच में दोनों इनिंग्स में नहीं चले हैं, तो पता नहीं किस तरह के फॉर्म पे हैं, एक मैच देखकर हम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन इनका थोड़ा ये कंसीडरेशन है, अगर आप चाहें तो बड़ी लीग में कर सकते हैं। तो ये है सारी चीज़ें। दोनों ही टीमें अपने आखिरी मैच में बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके आई हैं, तो एक तो आपको बैट्समैन से ज़्यादा लेने होंगे, उसके ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये, हम जो हेड टू हेड फिक्चर हमने देखा वहाँ पर भी हमें बैटिंग डोमिनेंस देखने को मिला, स्पेशली नाइट्स की तरफ से। तो तीसरा पॉइंट ये, ग्राउंड तो आपने देख ही लिया क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स जिस तरह मोर करवा रहे हैं हमको, वो है बैटिंग डोमिनेंस। और आपको आज के मैच में अनडाउटेडली मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है बैट्समैनों को लेने हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बैट्समैनों में से ही करना है, ठीक है। अभी कौन कौन से प्लेयर्स आपके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, उनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपने पूरे अगर वीडियो में देखा होगा सही से, तो अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आगे हम स्क्वाड एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पर देखते हैं। तो प्लेइंग 11 की बात करें, नाइट्स के प्लेइंग 11 में ऐसा कुछ हो सकता है कि क्लाइनफेल्ड और स्नीमन ओपनिंग करेंगे, जैसे पिछले मैच में उन्होंने करा था, और दोनों ने ही अच्छी पारी खेली थी। स्नीमन एक ऐसे प्लेयर है ना, आप उनको किसी भी तरह के फॉर्मेट में डाल दो, वो अपने मिजाज में खेलेंगे, ठीक है। पिछले मैच पर उन्होंने शतक बनाया था, 108 ऐसा कोई स्कोर उन्होंने बनाया था, और उन्होंने शतक बनाया था 60-70 बॉल्स में। याद रखना ये 4 डे मैच है, T20 नहीं है। और इसी तरह के स्टाइल में वो मतलब हमेशा ही खेलते हैं, चाहे वो 1 डे मैच हो, चाहे वो 4 डे मैच हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, ये इसी तरह के स्टाइल में खेलते हैं।
अभी इनको मिस कर पाना तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। खतरनाक प्लेयर हैं, जिस दिन चल गए उस दिन अकेले ही सब कुछ खत्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये अपने पूरे कोटे का ओवर भी करवा रहे हैं। शॉन वॉर्नबर्ग के साथ ये दूसरे स्पिनर के तौर पर टीम पे काम पे आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह ये काम कर रहे हैं। तो एक मस्ट है प्लेयर है। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, लेकिन टीम से तो गलती से मिस मत कर लेना। और सारी जनता इनको रखने भी वाली है। स्मॉल लीग में काफ़ी लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाने वाले हैं, ये पकड़ के चलना है ना। उसके बाद क्लाइनफील्ड एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बैट्समैन के तौर पर ही आप कंसीडर कर सकते हैं इनको। पिछले सीजन में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने करी थी टाइटंस के होकर, और अच्छे स्कोरर हैं, मतलब डोमेस्टिक सर्किट में भी इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और आखिरी मैच में रन बना के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नाइट्स की बॉलिंग तो आपने देख ही ली है कि मतलब डॉल्फिन्स की जो पेस बॉलिंग है वो आपने देख ही ली है कैसी है, जो कि पहले इनके सामने आएगी। उसके बाद इन दोनों के बारे में मैं तो कुछ बताऊंगा ही नहीं, अभी बहुत बातें कर ली मैंने। फरहान बिहारदीन, इनके भी रिकॉर्ड्स ठीक ठाक हैं। वनडिले मैकवेथू लेना मुश्किल होगा स्मॉल लीग में इनको, क्योंकि अगर ऊपर से आप इतने सारे बैट्समैनों को ले लेते हैं उसके बाद मैकवेथू का कोई रोल आएगा नहीं। और ये मैच ऐसा मैच तो होने वाला है नहीं जो मुझे लगता है कि कीपर के कीपिंग के पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे, तो आप मैकवेथू को मिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़ी लीग में इनको ट्राई करना, इनके पास भी अच्छी खासी एबिलिटी है, बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिलता इनको सही से। पिछले सीजन में भी यही हुआ था, मोमेंटम वनडे कप में भी यही हुआ था। अगर मौका मिले तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं ये। पैट्रिक ट्रूगेट उसके बाद ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है 4 डे मैचेस में इनको ट्राई करने का। बड़ी लीग में भी अगर आप टीम बैलेंस करना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहते तो इग्नोर ही करिए इनको। शॉन वॉर्नबर्ग कोई ज़रूरत नहीं है इनको ड्रॉप करने का, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपके पास बॉलरों में से ज़्यादा कोई ऑप्शन होगा नहीं। मिगेल प्रिटोरियस, मोथोआ, बुदासा। मिगेल प्रिटोरियस और बुदासा ओपनिंग बॉलिंग पे आएंगे। उसके बाद मोथोआ टाइटन से आए हैं इस सीजन में, आपको पता ही होगा अगर आप खेले हैं पहले इन सब मैचेस को। तो ज़्यादा कुछ क्वालिटी यहाँ पर भी नहीं है। बुदासा फिर भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक हैं, इनके नाम काफ़ी लोगों ने सुने हैं, कम से कम जो लिमिटेड ओवर मैचेस होते हैं वहाँ से। तो बाकी एक्सपेक्टेशन ना ही रखें ज़्यादा तो बेहतर। डॉल्फिन्स की तरफ से बात करें तो पिछले सीजन से क्या हो रहा था, पिछले सीजन तक क्या हो रहा था कि एरवी इनके लिए मेन स्कोरर बन रहे थे, मतलब बड़े इनिंग्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो। बाकी जो है 30, 40, 50 तक तो बन रहे हैं, लेकिन बड़ा स्कोर सिर्फ एरवी ही बना रहे थे। इस सीजन में उन्होंने कीगन पीटरसन को ऐड कर लिया है, इनके पास भी विशाल स्कोर्स बनाने की एबिलिटी है। साथ में ग्रैंड रॉलसन तो हैं ही, ये पिछले सीजन में काफ़ी अच्छे फॉर्म पर थे। इस सीजन में इनके फॉर्म को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट तो है, क्योंकि पहले मैच में दोनों इनिंग्स में स्टार्ट करने के बाद वो आउट हुए हैं और ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। 1 रन शायद बना था दूसरे इनिंग में, पहले इनिंग में 0। तो ऐसा कुछ, बाकी लेना तो आपको पड़ेगा ही स्मॉल लीग में इनको। मार्कस अकरमैन टीम के कैप्टन हैं, लेकिन हाँ, एक कॉन्सिस्टेंट स्कोरर के तौर पर भी उनको कंसीडर कर सकते हैं। 30, 40, 50 तक तो स्कोर आपको बना ही देंगे। बड़े इनिंग्स में शायद ये थोड़े पीछे रह जाएं। खाया जोंडो जो मैच ये आखिरी बार खेले थे इस ग्राउंड पर, आपने नोटिस करी होगी इनके रन्स थे 60-30 करके कुछ रन्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा आप डॉल्फिन्स के किसी बैट्समैन से उम्मीद नहीं रख सकते एक्सेप्ट फॉर इरवी। उसके बाद सेन्यूरन मुत्तुसामी मेरे लिए बहुत बड़े वाले पंट हैं। क्यों पंट है? देखिए, बैटिंग तो ये ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं ही, बॉलिंग तो ये बॉलिंग भी करेंगे, ठीक है। अभी विकेट्स कौन लेगा ये मेरे को भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। रिकॉर्ड्स इनके ठीक ठाक हैं, बैटिंग में भी मौका इनको मिल ही जाएगा, क्योंकि तो मैं तो शायद इनको प्रायोरिटी दूं ओवर एंडिले पेलुगबायो को। अभी तक सारी जनता जो है, मेजोरिटी ऑफ द जनता, मैं कहूँगा सारी जनता नहीं, मेजोरिटी ऑफ द जनता कैप्टन वाइस कैप्टन बना रही है, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता, ठीक है। बॉलिंग से मैं मान सकता हूँ ठीक ठाक हैं ये, उस तरह से खास भी नहीं। अगर आप बात करें 4 डे मैचेस की, ठीक ठाक है। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्या इतना अच्छा कि इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, स्पेशली ऐसे कंडीशन में और ऐसे फिक्सचर में। अभी देखिए, हो सकता है कि जैसा हम देख रहे हैं ट्रेंड फिक्सचर से या फिर ग्राउंड से, ऐसी चीज़ें ना हो, लो स्कोरिंग इनकाउंटर हो और वहाँ पर 140-150 पॉइंट स्कोर करने वाले प्लेयर्स की कैप्टनसी के मटेरियल बन जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीज़ हम देख रहे हैं उस हिसाब से तो पेलुगबायो को हो सकता है मैं टीम में भी मैनेज ना कर पाऊँ, ठीक है। थोड़ी सी बॉलिंग, थोड़ी सी बैटिंग करवाएंगे, बस यही, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे तो बेहतर। उसके बाद महाराज सुब्रायन इनके मेन स्पिनर होंगे। महाराज को भी आप मिस नहीं कर सकते। सुब्रायन के लिए इशू ये हो रहा है कि ये ऑलराउंडर सिस्टम में लिस्टेड है। अगर ये बॉलर में होते ना तो मेरे लिए सारे प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाते, लेकिन ये क्योंकि ऑलराउंडर में दे दिए गए हैं तो यहीं पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बाकी सुब्रायन को मैं मिस तो नहीं करना चाहता, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाद ओटनिल बाटमन को आप एज ए मेन पेसर कंसिडर कर सकते हैं इस टीम में। ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में, अपने पुराने घर पे खेलने आ रहे हैं, याद रखना। बेंच पे रुआन डेश्वार्ट के रूप में एक अच्छा
ऑप्शन है, अगर टीम चाहे तो ट्राई कर सकती है। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज होगा। अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े स्कोर खेलने की उम्मीद रखते हैं, मतलब चांसेस ये बना सकते हैं, और बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। और डैरिल टुपाफिलॉन, ये पिछले सीजन में मोमेंटम वनडे कप में भी खेले थे, बेटर बॉलर मुझे नजर आए हैं स्टैटिस्टिकली। तो ये जो सारे जो बॉलर्स खेल रहे हैं, इनसे अब देखना होगा टीम इनको ट्राई करती भी है या नहीं। नाइट्स की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के जा रहे हो तो स्नीमन और वैन विजलियन के साथ लोग जा रहे हैं। स्नीमन को लोग पिछले सीजन से जानते हैं, और वैन विजलियन क्योंकि नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं, तो उसी हिसाब से नाम के बेसिस पे लोग जा रहे हैं। उसके बाद वैन टॉन्डर और वैन बर्ग क्लाइनफेल्ड के रूप में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बड़ी लीग में डेफिनेटली कैप्टनसी के तौर पर ट्राई करना, स्मॉल लीग में अगर आप चाहो तो अपनी टीम में रख सकते हो। डॉल्फिन्स के होकर पहलू वालों के साथ बहुत लोग जा रहे हैं कैप्टनसी के रूप में, आप चाहो तो टीम में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या कैप्टनसी का मटेरियल है ये मुझे लगता है आपको सोचना चाहिए एक बार। उसके बाद एरवी, एक्करमैन और मुतुसामी, ये सब कुछ पिक्स हैं। कीगन पीटरसन बहुत बड़े वाले पंट होने वाले हैं आपके लिए। सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप अभी देखेंगे तो शायद 10 के आसपास आपको दिखेगा। कुछ लोग लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द लोग नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल ये बन जाए। फॉर्म पे तो है, आखिरी मैच में रन बनाया है इन्होंने, और जो भी बंदे आखिरी मैच के स्कोर बोर्ड को देखकर आएंगे, मतलब टीम बनाएंगे, वो शायद इनको अपनी टीम में तो रख ही लेंगे। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इनके ऊपर, बाकी रिस्क तो होता ही है हमेशा बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। उसका सुब्रायन महाराज, दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुब्रायन ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड हैं तो इसीलिए थोड़ा इशू बन सकता है। बाकी महाराज तो आपके लिए मस्ट हैव हैं ही, कोई ज़रूरत नहीं इनकी रिस्क लेने का। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेस टीम है, और मैं आपसे भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप बड़ी लीग भी खेल रहे हो ना, इस बेस टीम को मेंटेन करो, ठीक है। देखिए ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड्स और जो भी ट्रेंड वगैरह है उस हिसाब से है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें होंगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस टीम का क्या हालत होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें जाती हैं तो ये चीज़, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा कमाल कर सकती है। नोटिस करिए, दो मेन बैट्समैन यहाँ से सारेल एरवी और कीगन पीटरसन, ये मेरे हो गए 4। कीगन पीटरसन का सिलेक्शन परसेंटेज 7 है। रेनार्ड वैन टॉन्डर का भी सिलेक्शन परसेंटेज, मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे टाइम आगे चलता जाएगा उनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होगा, ठीक है। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि कोई मेन प्लेयर्स नहीं खेलने, क्योंकि काफ़ी लोग गाउस को ले रहे हैं, एंडीज गाउस आपको पता होगा जो नाइट्स के टीम के पार्ट हैं, इनको काफ़ी लोग ले रहे हैं। 76% लोगों ने इनको ले रखा है। एक्करमैन को भी काफ़ी लोगों ने ले रखा है। तो अगर ये नहीं खेलते हैं तो लोग हो सकता है वैन टॉन्डर के साथ जाए, जिन्होंने मिनिमम स्टैटिस्टिक्स भी देखी होगी, और जो टेलीग्राम चैनल्स वगैरह टीम शेयर करते हैं वो भी शायद ले लेंगे इनको। लेकिन अगर हमारे पास ये पहले से ही होंगे, ठीक है, और मुझे लगता है किसी भी तरीके की टीम में अगर आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो इनको आपको रख के चलना चाहिए। बाकी प्लेयर्स नोटिस करिए, स्नीमन, इनको आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल लीग में ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। वैसे भी आप देख ही सकते हैं डॉल्फिन्स की ओपनिंग बॉलिंग, मतलब जो पेस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, पेसर्स का जो अटैक लाइनअप है, और वही इनके सामने पहले आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बॉलिंग ये पूरा ओवर करवा रहे हैं तो इनको मिस मत करिए। कैप्टन वाइस कैप्टन बनना ना बनना आपके ऊपर है। मुतुसामी हमारे लिए ऑलराउंडर से पंट, और ये दोनों किसी भी तरीके के लीग में आप क्यों ना टीम बना रहे हो, इनको आप मिस मत करना, क्योंकि देखिए ये दोनों बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं। अभी बाकी प्लेयर्स के मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। 3 प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं आपके पास अभी भी। बैट्समैनों में से आपको यहाँ पे बॉलरों में से तो आपको एक को लेना पड़ेगा अगर आप ड्रीम 11 पर खेल रहे हैं। अगर आप समझ लीजिए किसी ऐसे साइड में खेल रहे हैं जहाँ पर आप 1-2 बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पर आप ये चीज़ मतलब 2 बॉलर को रख के बाकी के बैट्समैन ले सकते हैं। लेकिन ड्रीम 11 पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको मिनिमम 3 बॉलर रखने होंगे, तो इन दोनों के साथ आपके पास बाटमन का ऑप्शन आता है और एम्बुलेलो बुधासा, इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। कोडजी अगर खेलते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता खेलेंगे, स्क्वाड में तो नहीं थे पिछले मैच पे, तो अगर खेलते हैं तो ट्राई कर लेना, बाकी ज़रूरत नहीं है। टुपाफिलॉन को भी काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन ये पिछले मैच पे खेले नहीं थे। अगर खेलते हैं तो ये बेटर ऑप्शन होंगे देन बुधासा एंड बाटमन, इनके स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बेटर रहे हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इनको। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शंस क्या क्या है, प्रेनल एंड सुब्रायन सोलली बॉलिंग से पॉइंट देंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इनको क्यों ऑलराउंडर में दे रखती है ड्रीम 11 बार बार। बॉलिंग से ही पॉइंट देंगे, विकेट्स निकालने की पूरी एबिलिटी है और बंचेस में निकालने की एबिलिटी है। उसके बाद क्लाइनफील्ड, जैसा पिच है
उस हिसाब से तो क्लाइंट वेल का नंबर आना चाहिए आपके पास। ओपनिंग भी करेंगे और बार बार मैं कह रहा हूँ डॉल्फिन्स की स्ट्राइक बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकेट्स नहीं निकालेंगे, विकेट्स निकालेंगे, लेकिन कब और किस मोमेंट पे ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्लाइंट वेल बैटिंग के ही ऑप्शन से आपके लिए आएंगे और बैटिंग से ही पॉइंट देंगे, बॉलिंग से उम्मीद ना रखें इनसे। और तीसरा ऑप्शन है पहलुक वायो, लगभग 90% लोग इनको ले रहे हैं और भी सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा होने वाला है इनका, मैं इतना तो आपको कह ही सकता हूँ। काफ़ी लोग कैप्टन भी बनाएंगे, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं इनके साथ जा सकते हैं। मैं पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़े वाले तो इंपॉर्टेंट पिक नहीं है, लेकिन हाँ सेफ रहने के लिए आप बिल्कुल इनको स्मॉल लीग में रख लीजिएगा। बैट्समैनों में से बात करते हैं तो 3 बॉलर अगर आपने मैनेज कर लिया है तो बैट्समैनों से भी आप बाकी के 2 प्लेयर्स ले सकते हैं या फिर एक ऑलराउंडर एक बैट्समैन ले सकते हैं। तो बैट्समैनों से मार्कस एक्करमैन कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, इनसे मुझे ये तो उम्मीद है कि ये अगर दोनों इनिंग्स बैटिंग मिलती है तो 70-80 रन के आसपास ही आपको बना देंगे। उसके बाद खाया जोंडो, आखिरी बार जब उन्होंने खेला था इस ग्राउंड पर रन उन्होंने बनाए थे। फरहान बेहरदीन, इनके भी ठीक ठाक रिकॉर्ड्स हैं, हेड टू हेड में और ग्राउंड में भी ठीक ठाक है, बहुत खास कुछ नहीं। इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन जब वो टाइटंस के होकर खेलते थे तब बड़ी इनिंग्स इन्होंने खेले हुए हैं। बस ये 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में से आप 1 या 2 को ट्राई कर सकते हैं। मेरा वोट अगर आप मानेंगे आप मार्कस एक्करमैन के साथ जा सकते हैं और साथ में बेहरडीन, ये दोनों की भी तरह जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे जोंडो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, अगर आप रिकॉर्ड्स पे विश्वास रखते हैं, रिकॉर्ड्स के साथ जाना चाहते हैं, ये तीनों के अलावा तो मुझे अभी के लिए और कोई सूझ नहीं रहा है। और कुछ हद तक शायद एरवी थोड़े से हिट और मिस टाइप हैं, इनसे तो बेटर परफॉर्मेंस इन तीनों का रहा है ऑफ कोर्स। और अगर आपको सेफ जाना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मुझे डर लग रहा है, अगर बैट्समैन पहले गेंद पे आउट हो गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेफ पॉइंट स्कोरर चाहिए, तो स्नीमन के साथ चले जाइए। मुथुसामी मैं कहता, लेकिन क्या है कि मुथुसामी का रोल थोड़ा अलग हो रहा है, बाकी इनके रिकॉर्ड्स तो धांसू हैं ही। बैटिंग से अगर मौका मिलता है तो उम्मीदें मुझे इनसे काफ़ी हैं, लेकिन बॉलिंग में कितना इनका मौका मिलेगा यहीं पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो स्नीमन बेटर चॉइस हैं अगर आप सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर ढूंढ रहे हैं तो, और उसके बाद आप मुथुसामी के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करता हूं तो मैं बैट्समैनों के साथ ही जाऊंगा, और ये मुझे बताने की या समझाने की आपको और मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ऑलरेडी मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में कोई भी अपडेट आएगा, कुछ भी न्यूज़ आएगा, कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर खेलेगा, उसको किस तरह से हैंडल करना होगा, वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे ही शेयर करते हैं। तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।